हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक जो 8वीं और 10वीं बोर्ड दोनों में बहुत इम्पोर्टेंट है। वो है आपके रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसको रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक परिवर्तन के बारे में आप लोगों को पिछले वीडियो में अपन बता चुके हैं। तो रासायनिक परिवर्तन जिन अभिक्रियाओं में होते हैं उन अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। या फिर हम बोलें ऐसी अभिक्रिया जिनमें बंध बने या टूटे, या की जगह हम यूं बोल सकते हैं और बंध बने भी सही और टूटे भी सही। ठीक है। अब बंध क्या होता है? बंध का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ऑक्सीजन गैस को आप हमेशा O2 लिखते हो ना। तो ये ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। अब इस एक ऑक्सीजन के परमाणु को दूसरे ऑक्सीजन के परमाणु से जो जोड़ने का काम कर रहा है वो यहाँ पर बंध है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके लिए या तो बंध बनता है या बंध टूटता है। जैसे एक एग्जांपल है आप लोगों के लिए, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। ठीक है। अब यहां पर बना आप लोगों के लिए HCl। H2 का मतलब हाइड्रोजन, Cl2 का मतलब क्लोरीन और HCl का मतलब है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ पर कैसे हाइड्रोजन क्लोराइड बना? तो देखो मैं इस हाइड्रोजन को ऐसे राइट करता हूं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दो परमाणु अलग अलग है। ऐसे मैंने क्लोरीन को करा, क्लोरीन और क्लोरीन दोनों अलग अलग परमाणु हो गए और इनके बीच में जो एक चिन्ह लगाया हुआ है वो चिन्ह आप लोगों के बंध का। अब यहाँ पे बना, मैंने हाइड्रोजन क्लोराइड को भी ऐसे अलग से लिख दिया। अब आप लोग देखिए यहाँ पर एक H और एक Cl को बनने के लिए पहले इस हाइड्रोजन को टूटना पड़ा। ऐसे ही इस क्लोरीन को यहाँ पर काम में आने के लिए इस क्लोरीन को टूटना पड़ा। ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ जुड़ा और इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? HCl बनाया। मतलब ये बंध टूटा और यहाँ पर जाकर बंध बना। मतलब जहां पर बंध बने और बंध टूटे, दोनों ही चीजें अगर हो जाए तो उस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पर एक नया पदार्थ बनता है। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा आप लोगों के समक्ष क्या हो जाएगी? ऐसी अभिक्रियाएं जहां पर बंध बनता और टूटता है रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। या दूसरी परिभाषा हम बोलें, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। अब हम यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखेंगे, कौन कौन सी अभिक्रियाएं हमारे कोर्स में है। तो हमारे कोर्स में 5 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। पहली है आप लोगों के संयोजन अभिक्रिया, दूसरी है आपके वियोजन अभिक्रिया, तीसरी है आपके विस्थापन अभिक्रिया, चौथी है आपके द्विविस्थापन अभिक्रिया और 5वीं है आपके ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। ये 5 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। इन 5 प्रकार की अभिक्रियाओं को मैं एक एक करके आप लोगों के सामने समझाता हूं। पहली है संयोजन, दूसरी है वियोजन, तीसरी है विस्थापन, चौथी है द्विविस्थापन और 5वीं है ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। तो सबसे पहले अपन संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। नाम से ही आप लोगों को पता लग रहा है संयोजन का मतलब जुड़ना। ठीक है। तो परिभाषा भी ऐसी ही है, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से परिभाषा रिपीट करता हूं, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक
जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब आप लोगों के दिमाग में आया अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। एक उदाहरण आप लोगों को देता हूं। आप लोगों ने शिकंजी बनाई, शिकंजी सब जानते हो, गर्मी का मौसम है, उसमें आप लोगों ने नींबू का रस डाला, आप लोगों ने पानी लिया, शक्कर ली, काला नमक डाला, इन सबको आपने अच्छे से मिला लिया। मिलाने के बाद आपके पास शिकंजी बन गई। अब आप लोग इसमें अभिकारक किसको बोलोगे? जो आपने शुरू में लिया था, नमक लिया, शक्कर ली, नींबू का रस लिया और जल लिया, ये सब जो काम में आए वो अभिकारक है। और इनके सबके मिलने के बाद जो बना वो आप लोगों के उत्पाद है। मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक होते हैं, और उनके भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बनता है वो उत्पाद होता है। इस तीर के निशान को देखें तो तीर का निशान जिधर से चालू हो रहा है उसके इस वाली तरफ अभिकारक है, और तीर के निशान के दूसरी तरफ आपके उत्पाद है। ठीक है, तो ये अभिकारक जो अभिक्रिया में काम आते हैं और जो नया पदार्थ बनता है वो उत्पाद होता है। तो यहाँ पर परिभाषा क्या हो गई आप लोगों के संयोजन अभिक्रिया की? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाएंगे। यहाँ पर एक शब्द जरूर लिखना है, केवल एक उत्पाद बनाएंगे, उसको संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। एक उदाहरण आप लोगों के तो बहुत सी जगह आप लोगों के काम में आएगा, और मैं अगली वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा कैसे अगर आप लोगों को उदाहरण याद नहीं रहते हैं तो उनको एक दो उदाहरण से ही आप लोग सारी अभिक्रियाओं को बता सकते हो। तो यहाँ पर एक उदाहरण में लिखाता हूं, H2 + O2। H2 मतलब हाइड्रोजन, O2 मतलब ऑक्सीजन, इससे बनता है आपके H2O, जो होता है आप लोगों के जल का सूत्र। ठीक है, तो ये दो अभिकारक मिले और एक उत्पाद बनाया। तो ये आप लोगों के संयोजन अभिक्रिया थी। इसके अन्य उदाहरण बहुत सारे हैं। H2 + Cl2, इससे बना HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन से हाइड्रोजन क्लोराइड। N2 + H2, इससे बना आप लोगों के NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया, इसको हेबर विधि भी कहते हैं। एक और उदाहरण है आप लोगों के कार्बन + ऑक्सीजन, मतलब कोयले का दहन, इससे बना आपके कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार दो पदार्थ या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। अब आप लोगों के दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया है आप लोगों के वियोजन अभिक्रिया। नाम से पता लग रहा है वियोजन, वियोजन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, अब पहले से उल्टी परिभाषा देनी है। जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, ध्यान से सुनना, संयोजन में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे थे, यहाँ पर एक अभिकारक टूटकर बहुत सारे उत्पाद, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा, पहले ये AB था, एक अभिकारक था, ये टूटा और इसने A+B बनाया। ठीक है, अब फिर से एक बार रिपीट करता हूं, जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए, ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें AB था, अब ये टूटा तो टूटने के बाद A और B अलग अलग बनाए। लेकिन इन अभिक्रियाओं को कराने के लिए आप लोगों को कुछ ऊर्जा देनी होती है। अब वो ऊर्जा किसी भी रूप में हो सकती है। वो ऊर्जा आप लोगों के ऊष्मा के रूप में, मतलब गर्मी के रूप में हो सकती है। वो ऊर्जा आप लोगों के सूर्य के प्रकाश के रूप में हो सकती है। वो ऊर्जा आप लोगों के विद्युत धारा के रूप में हो सकती है। इस आधार पर इसको और भागों में बांटा गया है। पहला है आप लोगों को, मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी है अपघटन, उसका मतलब भी टूटना होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहला एक प्रकार जो इसका बता रहा हूं वो है विद्युतीय अपघटन। विद्युतीय अपघटन, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जैसे एक उदाहरण है आप लोगों के पास H2O, ठीक है। इसमें आप लोगों ने विद्युत धारा प्रवाहित करी,
जल भरा, उसके अंदर थोड़ा बहुत कुछ भी अशुद्धि डाल दी जाती है। डालने के बाद जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये दो भागों में बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बने। लेकिन यहाँ पे क्या देना पड़ा आप लोगों को? विद्युत धारा। क्या देनी पड़ी आप लोगों को? विद्युत धारा। ठीक है, आप लोगों को ये देखने में थोड़ा अलग लग रहा होगा कि तीर के निशान दोनों तरफ लगाए हैं। इसका मतलब है H2O, मतलब जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन सकती है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वापस जल भी बन सकता है। ये है आपके विद्युतीय अपघटन। अब परिभाषा क्या दोगे? यदि वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा के प्रभाव में होती है तो उस अपघटन अभिक्रिया को विद्युतीय अपघटन कहते हैं। या फिर ऐसी अपघटन अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा का उपयोग किया जाता है विद्युतीय अपघटन कहलाती है। ऐसी अपघटन अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा का उपयोग किया जाता है विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, दूसरा है आप लोगों के पास ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय या तापीय अपघटन भी बोल सकते हो आप, तापीय अपघटन अभिक्रिया। अब परिभाषा वैसी की वैसी है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें वियोजन के लिए या अपघटन के लिए ताप का उपयोग किया जाता है, मतलब तापमान या गर्मी का उपयोग किया जाता है या ऊष्मा का उपयोग किया जाता है, वो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया या तापीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एक उदाहरण है आप लोगों के CaO, इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। जो आपके मार्बल होता है ना, संगमरमर, उसका सूत्र है। चौंक जो होती है, चौंक जिसे लिखा जाता है, उसका सूत्र है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसको आप लोग तापमान देते हो, ये जो त्रिभुज का निशान बना रहा हूं, ये त्रिभुज का निशान होता है, आपने इसको तापमान दिया है। तो जैसे ही अपन ने यहाँ पर तापमान दिया, तापमान देते ही ये CaO और CO2 मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। हमने क्या किया? कैल्शियम कार्बोनेट को जब तापमान दिया तो तापमान देते ही ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया, मतलब एक अभिकारक से दो उत्पाद बन गए। क्योंकि ये तापमान की वजह से हुआ है, इस वजह से इसको तापीय अपघटन कहा जाता है। अच्छा, तीसरा है आप लोगों के प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन में क्या होता है? देखिए, प्रकाशीय अपघटन में वही परिभाषा है, जब अपघटन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो ऐसी अभिक्रिया को प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण है आप लोगों के AgCl, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर मीन्स चांदी, सिल्वर क्लोराइड AgCl। अगर आप इसको सूर्य के प्रकाश में रखोगे तो ये चांदी मतलब सिल्वर और क्लोरीन गैस में बदल जाएगा। AgCl सिल्वर क्लोराइड को आपने सूर्य के प्रकाश में रखा तो ये सिल्वर में और क्लोरीन में बदल जाएगा। इस प्रकार मैंने आप लोगों को तीन तरह की अपघटन अभिक्रिया बताई। विद्युतीय अपघटन विद्युत की उपस्थिति में होती है, तापीय अपघटन तापमान की उपस्थिति में होती है, और प्रकाशीय अपघटन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इसका एक प्रश्न आता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड के विलयन को गहरे रंग की कांच की बोतल में क्यों रखा जाता है? गहरे रंग की कांच की बोतल में रखने का कारण क्या है? ताकि सूर्य का प्रकाश उसके अंदर नहीं जाए, जिसकी वजह से चांदी जो सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड है वो टूट जाए। तो उसको टूटने से बचाने के लिए, अपघटन से बचाने के लिए गहरे रंग की बोतल में रखा जाता है। या फिर एक और क्वेश्चन आता है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी, जो पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आते थे, उन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज को अंधेरे कमरे में क्यों धोया जाता था या डेवलप किया जाता था या उनमें से फोटो बनाए जाते थे? तो अंधेरा कमरा क्यों काम में लिया जाता था? क्योंकि वो जो श्वेत श्याम फोटोग्राफी जो रील आती थी आप लोगों
के उस रील के ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड की परत होती थी। अब मान लो सूर्य का प्रकाश आ गया या दूसरा प्रकाश आ गया तो वो रील या वो जो उसके ऊपर परत चढ़ी हुई है वो खराब हो जाती थी, अपघटित हो जाती थी। तो उस रील को बचाने के लिए अंधेरे कमरे में श्वेत श्याम फोटोग्राफी पर उस रील को धोया जाता था। ठीक है, अब अगला आप लोगों के टॉपिक आता है, मतलब अगली अभिक्रिया आप लोगों की आती है विस्थापन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है आप लोगों के सामने विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का सीधा सा मतलब विस्थापित होना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे? एक क्लास है, एक क्लास में एक पतला दुबला लड़का है और वो बैठा हुआ है एक इंटेलिजेंट लड़के के पास। ठीक है, अब एक बड़ा पहलवान सा बच्चा आया और आके अब वो क्या बोलेगा, अब उसके पास पावर है, उसको इंटेलिजेंट बच्चे के पास बैठना है तो वो क्या करेगा, उस पतले से बच्चे को उठा के और दूसरी जगह रख देगा और खुद बैठ जाएगा, क्योंकि उसके पास क्या है, पावर है। अगर यही बात ऐसी होती, इंटेलिजेंट बच्चा बैठा रहता पावरफुल बच्चे के पास और कोई पतला दुबला सा बच्चा आए और यूं चाहे कि मैं इस मोटे तगड़े बच्चे को उठा के फेंक दूं और खुद बैठ जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। इस अभिक्रिया में भी ऐसा ही होता है। इस अभिक्रिया की सीधी सी परिभाषा जो है वो है अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देती है। ठीक है, अधिक सक्रिय क्या कर देगी, कम सक्रिय को विस्थापित कर देगी। ठीक है, अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कैसे, तो पहले परिभाषा एक बार फिर से बता देता हूं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसमें आप लोग ये सोच रहे होंगे हमें कैसे पता लगेगा अधिक सक्रिय धातु कौन सी है, कम सक्रिय धातु कौन सी है। तो मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो दूंगा जिसमें आपको सक्रियता की श्रेणी बताऊंगा। अभी आप लोगों को इसमें मैं डिटेल से नहीं बता पाऊंगा, तो आप लोग देखिए बस परिभाषा के अनुसार। जैसे मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूँ, यहाँ पर है आप लोगों के कैल्शियम और यहाँ पर है आप लोगों को कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये है कैल्शियम और ये है कॉपर सल्फेट। ये अधिक सक्रिय है, ये इस कॉपर को यहाँ से हटा देगा। ये पावरफुल है, ताकतवर है, ये बेचारा कॉपर कमजोर है और ये SO4 के पास आना चाहता है। तो इसने क्या करा, कैल्शियम ने कॉपर को हटा दिया और यहाँ पे क्या बनाया, कैल्शियम सल्फेट, और बेचारा कॉपर अलग से बैठा रहा। तो अधिक सक्रिय धातु ने कम सक्रिय धातु को विस्थापित किया। ऐसी अभिक्रिया कहलाती है आप लोगों के विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब आप लोगों के नेक्स्ट अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है नेक्स्ट अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें परस्पर अभिकारक में आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब एक उठ के इधर गया तो दूसरा भी उठ के इधर आ गया। पहले तो बेचारा वह एक उठा के फेंक सकता था विस्थापन में, लेकिन यहाँ पे दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों में आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एक उदाहरण है आप लोगों के पास BaCl2 प्लस Na2SO4। ठीक है, यहां पर एक चीज ध्यान रखना, आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, ये है आप लोगों के बेरियम क्लोराइड और ये है आप लोगों के सोडियम सल्फेट। जब इनकी अभिक्रिया होगी तो ये आयनों का आदान प्रदान करेंगे और क्या बनाएंगे, देखना, BaSO4 प्लस NaCl। ये जो BaSO4 है बेरियम सल्फेट और NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसको अपन खाने का नमक भी बोलते हैं। तो ये जो बेरियम सल्फेट होता है, ये बेरियम सल्फेट एक अवक्षेप के रूप में दिखाई देता है, अवक्षेप के रूप में। अब आप सोच रहे होंगे अवक्षेप क्या होता है, तो आप लोगों को अवक्षेप की परिभाषा तो ये है कि जो जल में अघुलनशील पदार्थ बनता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो जल में अघुलनशील पदार्थ बनता है अवक्षेप कहलाता है। लेकिन अपन दैनिक जीवन में उदाहरण देखें तो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी,
जब आप चावल बनाते हो तो चावल बनाते वक्त उस चावल के पानी के ऊपर एक सफेद रंग का पदार्थ इकट्ठा हो जाता है जो उसमें घुलता नहीं है या अघुलनशील रूप में ऊपर आ जाता है। उस पदार्थ को भी क्या बोल सकते हो आप, वहां के लिए अवक्षेप। तो ये अवक्षेप बन जाता है। चूंकि इस अभिक्रिया में अवक्षेप बन रहा है, इस वजह से इस उदाहरण को अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण भी माना जाता है। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये जो द्विस्थापन अभिक्रिया में जो मैंने उदाहरण लिखाया है, ये आप लोगों के अवक्षेपण अभिक्रिया में भी काम में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इस ऑक्सीकरण अपचयन को मैं एक अंतर के द्वारा आप लोगों को बताऊं। ये ऑक्सीकरण है और ये अपचयन है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसमें कुछ परिभाषाएं लिखा रहा हूं। सबसे पहले नाम से पता लग रहा है ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का मिलना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, इधर बोले ऐसी अभिक्रिया, अब इसका उल्टा अंतर है तो उल्टा ही बोलना पड़ेगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़े ऑक्सीकरण और जिसमें ऑक्सीजन निकल जाए अपचयन। ठीक है, दूसरा ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन निकल जाए। हाइड्रोजन क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन निकलता है, ऑक्सीकरण है, तो इधर क्या हो जाएगा? ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया। अब इसका उदाहरण है, तो जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना है तो कार्बन में ऑक्सीजन जोड़ा तो क्या बन गया? CO2। देखो कार्बन में क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन, तो इसका कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया। इधर देखो, अगर अपन यहाँ पे से निकलने की बात करते हैं तो जैसे H2O, इसको जब अपन ने तोड़ा था तो H2 अलग और O2 अलग, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया तो ये क्या हो गया? अपचयन हो गया। ठीक है, अब हम आप लोगों को बाद में बताएंगे सारी डिटेल। अभी आप लोगों के ये मैंने प्रकार बताए। ठीक है, आप लोगों को टॉपिक अच्छा लगा होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आप लोगों को निरंतर जानकारी मिलती रहे। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं विजय मिलिंद।